अर्थात रोज़ नाम से इसका प्रकाशन दूसरी बार करवाया गया था। ये लिखी तो 1934 में गैगरीन नाम से थी, बाद में इसका प्रकाशन रोज़ नाम से प्रकाशित करवाया था। अज्ञे जी ने प्रकाशित किया बाद में दूसरी बार। कहानी की शुरुआत होती है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो उस पर कोई सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी झुर्रियाँ, मुरझाई हुई मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्वत हो गई। मतलब जैसे ही लेखक जो है मालती के घर पहुंचा, मालती ने पहले उसे देखा तो उसने क्या किया, थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन वो तुरंत जो है फिर वही मुरझाई वाली मुद्रा में फिर वापस चली। फिर वो जैसी थी वैसे उसने बना ली। उसके बाद उसके लेखक हालचाल उसने नहीं पूछा। उसने कहा आओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने देखा वे यहाँ नहीं हैं, अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। ये बताया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो 1:30 और 2 के बीच में आया करते हैं। अब कब से गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं कहूँ मैं हूँ कहकर पूछने का हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती ने एक पंखा उठा लिया और मुझे हवा करने लगी। मैं आपत्ति करते हुए कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं बोली, नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। लेखक ने क्या किया, पंखा जो है उससे ले लिया और स्वयं पंखा करने लगा। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से सुसु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई ऊह करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुर्बल शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेलते, इकट्ठे लड़े और पिटे, हक और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा साख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। लेखक ये कहता है कि हमारे और मालती के बीच सखा भाव के संबंध थे, हम लोग सदैव सखा भाव में ही रहे, लेकिन कभी छोटे बड़े का या भाई बहन में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एकदम एक साथ रहते हुए खेलते थे, पढ़ते थे, स्कूल भी जाते थे, कोई भेदभाव नहीं था हम दोनों में। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उससे पूर्व देखा था वह लड़की थी, मतलब वो शादी के पहले उससे वो मिला था। तब वह अविवाहित है, अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। उसे कोई परिवर्तन
उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था, किंतु जब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा हूँ यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। लेखक देखता है कि पीठ जो है एकदम टेढ़ी से, एकदम एक तो पतली पतली सी थी मालती, और वो भी उसकी रीढ़ समझ लिए झुकी हुई सी, एकदम निरीह केवल चल रही थी बस, शरीर एकदम जर्जर हो चुका था उसका, दुबला पतला सा। मालती को लेकर लौट आई, मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं, यह वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरी ओर देखता हुआ माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, ऊह ऊह ऊह। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रही। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही थी उसमें, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की, या भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ, कैसे आया हूँ, चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। ठीक, लेखक ने कहा कि जो मालती थी वो एकदम ऐसा मौन कि जैसे वो एक अजनबी के साथ बर्ताव कर रही हो। अजनबियों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आई, कहा आओ, बस कुशल क्षेम बैठा दिया, उसके बाद उसने उससे बात करना कोई बात ही नहीं की। अब लेखक सोच रहा है कि मतलब ऐसी स्थिति मालती की कैसे हो गई। 2 साल से इसका तो ब्याह हुआ, विवाह के बाद क्या इसमें इतने परिवर्तन होने ज़रूरी हैं शादी के? फिर कहता है, मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। लेखक ने अंत में जब उसको नहीं रहा गया तो उसने कह ही दिया, ऐसा लगता है कि मेरे आने से तुमको दुखी हो गया क्या? एकाएक चौंक कर कहा, या हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने, भी कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनरुज्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रही हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठने लगी और पाया कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। इतने क्षीण बल से यद्यप वह सारा प्राप्ति बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी
मृग जंतु का डोंक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। अब लेखक ये कहना चाहता है कि मालती की जिस हिसाब से उसने अवस्था देखी कि वो कहना तो चाह रहा था कि जैसे एक मरे हुए व्यक्ति में केवल एक पुतले में मान लीजिए जान डाल दी गई, वो भी पुतला कह रहा हो कि नहीं, आप मुझे अब नहीं, इस पुतले को छोड़ देना ही ठीक है। इस प्रकार से लेखक जो है वो सोच रहा है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस समय के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। ठीक पहले परिचय में जिस प्रकार से बातें की जाती हैं, लेखक उसी प्रकार से बातें कर रहा था मालती के पति से। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वही स्वयं उकताए हुए हैं। और इसलिए और साथ ही यह भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। फुर्सत के समय में भी क्या है, डॉक्टर साहब सुस्त ही रहते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। वो कहते हैं कि वह मेरे पीछे खाया करती है। अब डॉक्टर साहब आए हैं 2 बजे, ठीक, तो वो भी कह दिए कि वो मेरे खाने के बाद ही खाए। पीछे खाने का मतलब ये। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांटकर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले और रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, उनका ऑपरेशन करना
पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। ठीक यहाँ पता चला गैंग्रीन रोग है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं इतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहाँ आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी कि 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूँ ही रौब तो ना जमाओ, मैं बहुत था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौटे। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ कैसे आए? कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। जैसे या घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर पुस्तकें भेजूँगा। बातें कर रही थी, अपना काम। जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा,
तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। चारों ओर देखने लगे कि कहीं किताबें दिख पड़े। यह कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। वह हंसी कह रहे थे कि यहाँ पढ़ने को क्या। मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूरी कुछ पुस्तकें भेजूँगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी से। पैदल। लारी का मतलब होता है गाड़ी। पैदल इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले ही चलूँ। अच्छा किया। यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो। थके नहीं? भला थके कैसे? और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खनखन ध्वनि मिलाकर एक विचित्र स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघाने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया, जिससे मेरी तनिद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे हैं और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई है। वहीं 3 बजने वाली बात फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। अब किससे? मैंने कहा, मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी की आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैं न देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुँह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुँह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उसने